आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पेरेंट्स पर। टॉक्सिक पेरेंट्स पर बात करने का ख्याल मुझे शहबाज के कमेंट से आया। वो कमेंट करते हैं और लिखते हैं, मैम टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ कैसे डील किया जाए, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। कि टॉक्सिक पेरेंट्स से दूर रहते हुए सच में बहुत पीसफुल रहता है बंदा और उससे हील भी होता है। फैमिली के साथ कैसे डील किया जाए। शहबाज का जो ये कमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में सारे ना सही तो ज़्यादातर पेरेंट्स किसी ना किसी हद तक टॉक्सिक ज़रूर हैं। मैंने बोला किसी ना किसी हद तक, क्योंकि जैसे नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम है वैसे ही टॉक्सिसिटी का भी एक स्पेक्ट्रम है। आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, थोड़े मॉडरेट या थोड़े से माइल्ड, उस पूरे स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं वो मौजूद होंगे। क्योंकि टॉक्सिक पेरेंट्स सब एक जैसे तो नहीं होते, इसलिए टॉक्सिसिटी भी कहीं ना कहीं नार्सिसिज्म की तरह स्पेक्ट्रम पर होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टॉक्सिक पेरेंट्स से दूर कैसे रहा जाए। अब अगर आप ये सवाल जाकर एआई से पूछेंगे तो वो आपको बहुत सारे पॉइंट्स, सजेशंस, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आपको लाकर दे देगा। और जो साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं उनके पास भी जो सॉल्यूशन है ना, वो भी ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज से इम्पोर्ट होकर आया है। जाहिर सी बात है, नफ्सियात की दुनिया में हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, इंटरवेंशंस हैं, वो सभी मगरिब की ईजाद हैं। लेकिन उनके और हमारे कल्चर में बहुत फ़र्क है। हमारा जो कलेक्टिविस्ट कल्चर है, इज्तमाही कल्चर है, यहाँ पर उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस अप्लाई नहीं होते। और सिर्फ कल्चर नहीं बल्कि जो माली हालात उनके हैं और हमारे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टॉक्सिक पेरेंट्स को छोड़कर जाने की, तो इस टॉपिक को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। और जिनके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं उनको मैं 2 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप उन लोगों का है जो समझदार हैं, उनको समझ है, अक्ल है, जो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली और वो छोड़कर जाने की इस्तात रखते हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जो माली तौर पर आज़ाद नहीं है और वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाने की इस्तात नहीं रखते। उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन उनको अलाउ नहीं करती कि अपने वालिदैन को छोड़कर जा सकें, वो फंस गए हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन और नसीहतें देने की बजाय इस टॉपिक को डिस्कस करना पसंद करूँगी। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो पेचीदगी है, उसमें जाऊँगी और फिर आप पर छोड़ दूँगी कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा सोल्यूशन अपनाना चाहिए, आपके हालात, आपकी कंडीशन क्या इजाज़त देती है आपको। क्योंकि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के लिए बोल देना तो बहुत आसान है, नो कांटेक्ट हो जाओ, ग्रे रॉक मेथड कर लो, पर क्या ये इतना आसान है? क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? सवाल तो यही इंपॉर्टेंट है ना, क्या आपके लिए पॉसिबल है? बहुत मुमकिन है कि ना हो, और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स को छोड़कर चले जाना, उनसे नो कांटेक्ट हो जाना। क्योंकि सिर्फ बात यहाँ नफ्सियात की नहीं है, बात यहाँ टॉक्सिसिटी की नहीं है, बात यहाँ सिस्टम की है। मगरिब में, वेस्ट में जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपने क्लाइंट्स को सोल्यूशन देते हैं, वो उनके सिस्टम को मद्देनज़र रख कर होता है। उनका सिस्टम उन सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि मगरिब एक इनफरादी कल्चर है और उनका सिस्टम सपोर्ट करता है नो कांटेक्ट हो जाने को, पेरेंट्स को छोड़ देने को। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा कल्चर इसको सपोर्ट नहीं करता। तभी बहुत से पाकिस्तानी लड़कों और लड़कियों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। बहुत मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैं इस कल्चर को देखती हूँ तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है अपने वालिदैन को छोड़कर चले जाना। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको शायद कभी किसी ने नहीं बताया, कि जब आप डिसफंक्शनल फैमिली में रहते हैं, जब आप टॉक्सिक फैमिली में रहते हैं, तो फिर अगर आप वो छोड़कर भी चले जाएं तो भी आपकी जान नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती, इसकी मैं आपको मिसाल दूंगी कि इतना आसान नहीं है। एक डिसफंक्शनल टॉक्सिक फैमिली से फिज़िकली तो आप निकल जाओगे, चले जाओगे, लेकिन साइकोलॉजिकली आप नहीं निकल सकते इतनी आसानी से। आप में से बहुत से लोगों ने मार्क वॉलन की बुक पढ़ी होगी, इट डिडंट स्टार्ट विद यू। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किताब है, प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर पढ़िएगा। और मार्क वॉलन जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। किताब के स्टार्ट में उन्होंने अपनी कहानी लिखी है कि वो अपने वालिदैन से बहुत नाखुश थे क्योंकि उनके वालिदैन डिसफंक्शनल थे। तो मार्क ने सोचा कि मैं स्पिरिचुअल हो जाता हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी पर चले गए। उन्होंने वालिदैन को छोड़ दिया, रिलेटिव्स को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और चले गए वो रूहानियत की दुनिया में। लेकिन उसके पीछे रीज़न था उनकी बहुत बुरी सेहत, उनकी आंखों में, उनकी विजन में प्रॉब्लम था और दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा वर्स होता जा रहा था, जिसकी वजह से उनको सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर जाना पड़ा। लेकिन कई साल स्पिरिचुअलिटी में धक्के खाने के बाद
उन्हें एक गुरु मिला और जिसने उन्हें कहा कि तुम्हारे दर्द का एक ही इलाज है, गो होम एंड कॉल योर पेरेंट्स। बहुत गुस्सा आया मार्क को। इतना साल मैंने स्पिरिचुअलिटी पर लगाया है, इतनी मेडिटेशन की है मैंने, इतना रूहानी हूँ मैं, छोड़ दिया मैंने अपने दुनियावी माँ बाप को, छोड़ दिया मैंने समाज, सब कुछ छोड़ दिया, कैसे बोल सकते हैं आपके गो होम एंड कॉल योर पेरेंट्स। तो वो जो स्पिरिचुअल गुरु है वो उन्हें दोबारा कहते हैं गो होम एंड कॉल योर पेरेंट्स, टॉक टू योर पेरेंट्स। और मार्क इस सजेशन पर अमल करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। बाकी की कहानी आप खुद पढ़िएगा कि आगे वो क्या लिखते हैं, कि उन्हें लगता था कि वो अपने घर को छोड़ देंगे, अपने वालिदैन को छोड़ देंगे, टॉक्सिक पेरेंट्स को छोड़ देंगे, तो वो जो पेन वो अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, वो जिससे उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मार्क अपनी स्टोरी, अपना पेन, अपने पेरेंट्स की जो डिसफंक्शनैलिटी है उसको समझे बगैर, उसको अबैंडन करके अपने घर से निकले। और जब आप अपनी स्टोरी अपने पेरेंट्स को समझते नहीं हैं, वो जो टॉक्सिसिटी है, वो जो डिसफंक्शनैलिटी है आपकी फैमिली की, जब आप उसको डीकोड नहीं करते, उसको एनालाइज नहीं करते, तो आपका घर से दूर जाना आपको फ़ायदा तो देता है, पर इतना नहीं जितना कि आपको लगता है, जितना कि आप फैंटेसाइज करते हैं। तो जो पहला ग्रुप है जो टॉक्सिक पेरेंट्स से दूर जा सकता है, उसे बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल आपको जाना चाहिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जाइए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप जा सकते हैं और आप वो जो पीसफुल इन्वायरमेंट है उसमें रह सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा नहीं, बस 10 से 20% है, बाकी 80% जो है ना वो आपको करना पड़ेगा बहुत सारा काम, क्योंकि वो जो आपके जो पैटर्न्स हैं, वो जो अनकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात वो जो प्यार, वो जो एक फंक्शनल फैमिली, वो चाइल्डहुड जो आपको नहीं मिला, उसको समझे बगैर, उस इनर चाइल्ड को जो आपके अंदर छोटा बच्चा है उसको हील किए बगैर, आप वो जो टॉक्सिसिटी है जिससे आप बाहर निकल आए फिजिकली, पर आप मेंटली साइकोलॉजिकली कभी बाहर नहीं आ पाओगे जब तक कि आप अपनी स्टोरी को समझोगे नहीं, अपनी कहानी नहीं समझोगे, आपके पेरेंट्स की कहानी को नहीं समझोगे कि उनकी क्या स्टोरी है। आप जो कुछ भी कैरी कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स का ही दिया हुआ कैरी कर रहे हैं। तो अपने पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप साइकोलॉजिकल फ्रीडम चाहते हैं। नफ्सियाती लेवल पर भी अगर आप टॉक्सिक पेरेंट्स से दूर जाना चाहते हैं ना, तो पहले समझिए कि उनकी क्या स्टोरी है। और स्टोरी की शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? बिल्कुल तब से जब आपकी मदर ने कंसीव किया। पूछिए जाकर उनसे, बात कीजिए इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन और डाटा इकट्ठा कीजिए अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में। आपके फादर का बचपन कैसा था, आपकी मदर का बचपन कैसा था, आप जब आए इस दुनिया में, आप जब आपकी मदर ने आपको डिलीवर किया तो उस टाइम हालात क्या थे। मार्क बॉलन की जो बुक है इट डिडंट स्टार्ट विद यू, उसमें जब वो वापस आते हैं अपने घर तो वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो आपको उस किताब में सिखाते हैं क्वेश्चंस पूछना, जानना, अपनी स्टोरी को जानना, समझना, अपने पेरेंट्स की कहानी को समझना, क्योंकि हर एक फैमिली अपने अंदर एक कहानी लिए हुए होती है, हर एक फैमिली की अपनी एक जर्नी होती है। तो जब आप अपने पेरेंट्स को समझना शुरू करते हैं ना, तो आपको उनकी टॉक्सिसिटी समझ आने लगती है कि क्यों है, वाई। और जब आपको पता चलता है कि वो टॉक्सिक क्यों है, क्या वजह है, तो ही आप साइकोलॉजिकल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, तो ही आप साइकोलॉजिकली उस टॉक्सिसिटी से बाहर आ सकते हैं, और वो जो आप दूर गए हैं अपने पेरेंट्स से, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला जो ग्रुप है, मैं कहूँगी कि बिल्कुल जाइए, अपने पेरेंट्स से दूर जाइए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है, बहुत कड़वा फैक्ट। हम नहीं बदल सकते अपने पेरेंट्स को, लेकिन 20% के बाद 80% वाला काम आपको खुद करना होगा। दूसरा जो ग्रुप है जो पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, आप पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं या बेटी हैं और आप नहीं छोड़कर जा सकते। कोई भी वजह, कोई भी वजूहात हो सकती हैं, या फिर अक्सर पता है क्या होता है, अक्सर एक डिसफंक्शनल फैमिली में ना हर बच्चे का अपना एक रोल होता है। तो अगर आप गोल्डन चाइल्ड है एक डिसफंक्शनल फैमिली के, टॉक्सिक पेरेंट के, तो फिर आपके लिए जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, आप उनका एक्सटेंशन है, आप उनके साथ को डिपेंडेंसी में है, वो आपके बगैर नहीं चल सकते, आप उनके बगैर नहीं चल सकते। तो यहाँ पर गोल्डन चाइल्ड बहुत मुमकिन है कि बहुत मुश्किल हो उसके लिए जाना, इनविजिबल के लिए शायद थोड़ा आसान हो सकता है। तो आपका रोल क्या है फैमिली में, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप जा पाएंगे या नहीं।
क्या आपके लिए वो सेपरेशन आसान होगी या बहुत मुश्किल होगी या नामुमकिन होगी, ये डिपेंड करता है उस रोल पर जो आपको डिसफंक्शनल फैमिली में असाइन हुआ, जो आपको किरदार पकड़ाया गया। तो वो बच्चे जो नहीं जा सकते छोड़कर और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? वो बहुत कुछ सहेंगे, उनको सहना पड़ेगा क्योंकि वो पेरेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट में है और उनके लिए बहुत मुश्किल होगी ये जर्नी। लेकिन आइडियल कुछ भी नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं होती लाइफ में। आपका जो आपकी आइडियल सोच है, जो आप आइडियल सर्कमस्टांसेस चाहते हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको, भूल जाइए। तो जाहिर सी बात है वो जो सिचुएशन है उसमें एडजस्ट होना आपको सीखना पड़ेगा। अब ये बात थोड़ा सा आपको ना कोई बताएगा नहीं, कोई साइकोलॉजिस्ट, नो कांटेक्ट हो जाओ, ये कर दो वो कर दो, ये आसान है कहना। लेकिन जब आपके पास कोई फ़रार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर तो एडजस्ट करना होगा ना। अब ये बहुत कड़वी रियलिटी है, बोलते हुए बंदा बुरा भी लगता है कि क्या आप हमें टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करना सिखा रही हैं? तो क्या करेंगे आप? रियलिस्ट होकर बात करें ना, हकीकत पर बात करें, रियलिटी पर बात करें। अगर आपकी सिचुएशन ही नहीं है बाहर जाने की, तो क्या करेंगे आप? तो उसी माहौल में जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपने लिए, आप वो करेंगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि ये इंटाइटलमेंट कि मुझे आइडियल इन्वायरमेंट मिले क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ तो मैं जाऊँगा बाहर, और नहीं यार, ये नहीं होने वाला, ये हर किसी के साथ नहीं होने वाला। ये नाइंसाफ़ी है कि किसी को मौका मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। इस नाइंसाफ़ी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, सुकून में रहोगे। तो ये नाइंसाफ़ी तो चलती रहती दुनिया में। तो अब जाहिर सी बात है, जो नहीं जा सकते उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा अपने ऊपर। उनकी सिचुएशन उन लोगों से बहुत मुनफरिद होगी जो पेरेंट्स को छोड़कर जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, तो सबसे पहले तो आपको वो जो स्टोरी है जो मैंने अभी ग्रुप ए के लिए बताई, पहले ग्रुप के लिए आपको भी वही काम करना होगा। आपको अपनी फैमिली को समझना होगा, उसके डायनामिक्स को समझना होगा। आपको अपने पेरेंट्स को एज पेरेंट्स नहीं, उन्हें वालिदैन की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखना होगा। एक इंसान जिसके बड़े बुरे बिहेवियर्स भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, और वो एक इंसान है और उसकी एक नफ्सियात है। आपको अपने पेरेंट्स की नफ्सियात देखनी होगी, उनकी स्टोरी देखनी होगी। आपको चेक करना होगा कि वो कहाँ कहाँ आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके ज़रिए वो फाइनेंशियली आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते हैं। क्यों आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं? और वैसे भी जब कोई लड़का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है ना, तो पेरेंट्स चाहे टॉक्सिक हों या टॉक्सिक ना हो, वो ज़्यादा उस बच्चे के साथ पंगा नहीं लेते। दौर ऐसा चल रहा है ना, कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम ये है कि टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप ज़्यादा पावर गेन कर सकते हैं, आप ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं। और टॉक्सिक पेरेंट्स जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक भी होते हैं, तो उन्होंने ना बड़ी खूबसूरती के साथ आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट रखा होता है अपने ऊपर। बड़ी खूबसूरती के साथ वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं। ये बड़ा नेचुरल तरीके से होता है, कोई प्लानिंग नहीं करते। उन्होंने कोई साइकोलॉजी पे किताबें नहीं पढ़ी, कोई उन्होंने डार्क साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई। इंसान तो है ना, इंसान है, दिमाग चलता है भाई, इंसान का नफ्सियात होती है इंसान की, और वो फुल ऑन प्लानिंग करते हैं। उनको पता होता है कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अनकॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसली नहीं करते। कॉन्शियसली उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन करते हैं। उनको पता होता है कि कैसे बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली डीपर लेवल पर इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे प्यार तो हम नहीं दे सकते, जाएंगे तो वो जाएंगे, तो क्यों ना उन्हें फाइनेंशियली इतना डिपेंडेंट रखा जाए, उन्हें इमोशनली इतना टॉर्चर किया जाए कि वो जा ही ना सकें, फंसे रहें। तो ये भी एक है, तरीक़ाकार है टॉक्सिक पेरेंट्स का अपने बच्चों को कंट्रोल करने का। तो ये भी ऐसा भी होता है। खैर, वो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो पहले तो आपको जानना होगा, समझना होगा, और वो जो आपका रोल है, कैरेक्टर है आपके घर में जो आपको असाइन हुआ है, उससे हटकर आपको ना बहुत सारी मेटा अवेयरनेस जनरेट करनी होगी, और आपको अपने पेरेंट्स को बिल्कुल वैसे देखना होगा जैसे वो हैं। अपने घर के इन्वायरमेंट को अच्छा बुरा, सही गलत, मोरल वैल्यूज़, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, इस सबसे ऊपर हटकर जस्ट ह्यूमन बिहेवियर्स की तरह, ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह देखना होगा। और ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में रहते हुए ये वाला काम करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लोग बाहर चले जाते हैं ना, मतलब सेपरेट रहते हैं पेरेंट्स से, उनके लिए फिर भी आसान होता है, ईजी हो जाता है। लेकिन वो जो पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं ना, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ पर आप इंटाइटल्ड नहीं हो सकते कि मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा आपको मौका, नहीं देगी नेचर, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको।
तो फिर आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक स्पेस दे सकती है जहाँ पर आप आकर अपनी फैमिली के डायनामिक्स को समझ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को समझ सकते हैं, अपने इमोशंस को, फैमिली में जो डिसफंक्शनैलिटी है उसको, और आपको एक स्पेस मिलती है कि जहाँ पर आकर आप अपनी ऑथेंटिसिटी का इजहार कर सकते हैं। और अगर आपके लिए थेरेपी पॉसिबल नहीं है तो ये स्पेस आपको खुद बनानी पड़ेगी अपने लिए, जहाँ पर आपको बहुत डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी होगी अपने पेरेंट्स की, उनका जो पास्ट है उसकी, आप जब दुनिया में आए, आप जिस टाइम पर थे उस टाइम पर पेरेंट्स के क्या हालात थे, क्या हुआ आपके साथ, ये सारी जो स्टोरी है आपको, इसकी जो पज़ल है ना, इसके पीसेस आपको जोड़ने होंगे, कनेक्ट करने होंगे। पहले आपको ढूंढने होंगे, फिर आपको जोड़ने होंगे, फिर आपको बिगर पिक्चर नज़र आएगी कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, और यहाँ से वे आउट क्या है, इससे बाहर कैसे निकलना है मुझे। अब कैसे निकलना है, किन चीज़ों से बाहर निकलना है, ये तो आप जानते होंगे ना, मैं तो नहीं जानती। आपकी फैमिली किस वे में डिसफंक्शनल है ये तो आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। तो आपको जो अपना केस है उसमें इंटरेस्ट लेना होगा और क्वेश्चंस पूछने होंगे अपने आप से कि आखिर मेरी फैमिली टॉक्सिक क्यों है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है ना, तो आप भी, जी हाँ सुन लीजिए, आप भी वो सब अपने साथ कैरी कर रहे हैं। बिलीव मी, आपको लगता होगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं पर मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ये आपकी सोच है, सिर्फ सोचते हैं आप, ऐसा है नहीं। आपके बिहेवियर्स, जब आप कल को पेरेंट बनेंगे ना, तो बहुत मुमकिन है कि अपने बच्चे को आप शायद महंगे स्कूल में तो एडमिशन दिलवा दें क्योंकि आपका स्टेटस अच्छा हो जाएगा, पर वो जो प्यार है, वो जो एक्सेप्टेंस है, वो जो कनेक्शन है, वो जो अपने बच्चे में इंटरेस्ट लेना, उसको एक्सेप्ट करना, उसकी इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करना, वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। आप अपने बच्चे पे हमेशा प्रोजेक्शन करोगे, आप वही पैटर्न रिपीट करोगे। हो सकता है आप उसे अच्छी गाड़ी लेकर दे दो, अच्छे खिलौने लेकर दे दो, अच्छे रेस्टोरेंट्स उसको ले जाओ, अच्छा खाना खिला दो, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है वो नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि आप उसे फिजिकली मारना बंद कर दो। आपके वालिद साहब ने आपको बहुत मारा, आपने अपने बेटे को नहीं मारा, लेकिन इमोशनल कनेक्शन तो फिर भी मिसिंग है, क्योंकि वो तो आपको आता ही नहीं बनाना, आपको पता ही नहीं उसके बारे में, तो आप क्या अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बनाओगे। तो ज़्यादातर, सारे ना सही, ज़्यादातर डिसफंक्शनल फैमिली के जो बच्चे होते हैं या जो टॉक्सिक फैमिलीज़ में जो बच्चे रहे होते हैं, वो बहुत सारे बिहेवियर्स अपने पेरेंट्स से कैरी करते हैं। वो बहुत सारे जो भी पैटर्न्स हैं वो कैरी करते हैं। तो जब भी आपकी फैमिली टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक या डिसकनेक्टेड है इमोशनली, तो भूल जाइए कि आप आसमान से उतर कर फरिश्ते बिल्कुल टपक कर आए हैं और आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इस बात पर गौर करना ज़रूरी है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में ज़्यादा मेहनत ग्रुप बी को करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रुप बी के पास फिज़िकली दूर जाने का ऑप्शन नहीं है। तो ग्रुप बी जो है ना, वो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा स्लो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा। और यहाँ पर मैं इतनी एक आपको मज़े की बात बताती चलूँ, बहुत डीपर बात बताने वाली हूँ, बड़ी अफसोस की बात है पर ये हकीकत है। जब आपकी मदर या आपके फादर बहुत नार्सिसिस्टिक हों, बहुत डोमिनेंट या टॉक्सिक हों और बहुत कंट्रोल हो उनका आप पर, तो कोई इंसान 7 समंदर पार भी बैठा होता है ना, और उसके फ़ोन पर उसकी मदर या उसके फादर का कॉल आता है, वो बिल्कुल उसी तरह से एंजाइटी में चला जाता है जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहते हुए एंजाइटी में जाता था। आप समझ पा रहे हैं बात को? फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभार फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना दूर चले गए हैं। आपके अनकॉन्शियस में आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, वो स्टोरी आज भी आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ। वो जो भी आपके पेरेंट्स की स्टोरी है, जो भी आपकी फैमिली हिस्ट्री है, वो आप कैरी कर रहे हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। यू रैंडम सॉल्यूशंस ले आना, नो कॉन्टैक्ट हो जाए, इमोशनल स्पेस बना लें। हालांकि मैंने भी यही बातें बोली, पर मैंने आपसे कहा कि अपनी यूनिक स्टोरी को जानें और अपने पेरेंट्स को एज ह्यूमन बींग्स पढ़ें, एक इंसान की तरह उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको पूरा स्टडी करें। जब उनको स्टडी करेंगे ना आप, तो आपको अपना पता चलेगा, आपको समझ आएगी अपनी। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी कभी बच्चे थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो भी बच्चे हैं, उन्होंने भी टॉक्सिसिटी देखी और वो भी आपको यही दे रहे हैं। तो स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। और मार्क वॉलन की जो बुक है इट डिडंट स्टार्ट विद यू, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सब वीडियोस देखते हो, अच्छी बात है, देखा करो, किसी ने नहीं रोका आप लोग को देखने से, लेकिन अगर बुक्स नहीं पढ़ोगे ना तो डीपर लेवल पर नॉलेज नहीं मिलेगी। मार्क ने बहुत सारे क्लाइंट्स की स्टोरीज़ को शेयर किया है
और जब आप दूसरे लोगों की स्टोरी को सुनते हो ना, बेशक वो मगरिब की स्टोरीज़ हैं, ज़्यादा नहीं आप रिलेट कर पाओगे, पर थोड़ा बहुत तो इंसान को कोई शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है ना ह्यूमैनिटी का, कोई इंसान होने का। कुछ तो फंडामेंटल है ना दुनिया में, यूनिवर्सल तो है ना बहुत सारी चीज़ें। तो कोई तो आपको एहसास होगा ना कि हाँ यार, ये तो मेरी स्टोरी है, इसने तो यही बात कर दी यार, मेरे साथ भी यही सीन हो रहा है। तो आपको पता चलता है कि आप दुनिया में अकेले नहीं हो, और किसी और की स्टोरी को पढ़ने से आपको अपनी स्टोरी समझ में आने लगती है। तो याद रखिएगा कि इंसान साइंटिफिक भी हैं, लेकिन इंसान स्टोरी टेलिंग क्रिएचर है। तो जो आपकी कहानी है, उस कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह। और इस बात से मैं हरगिज़ इनकार नहीं करूँगी कि टॉक्सिक पेरेंट्स बच्चों को बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत नुकसान देते हैं, और वो नुकसान नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा पेन अपने ही पेरेंट्स से मिलता है। हुकूमत पाकिस्तान तो बाद में आपको दर्द देती है, पहले तो आपके अपने वालिदैन आपको दर्द देते हैं। तो ये भी एक फ़ैक्ट है, और मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि माँ के कदमों तले जन्नत है। मुझे दूसरों को तो नहीं पता, पर मेरे कदमों तले तो बिल्कुल भी जन्नत नहीं है। अगर कोई बहुत फरिश्ता टाइप ख़वातीन मौजूद हैं, उनको लगता है कि वो बहुत जन्नती हैं और उनके कदमों तले जन्नत है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। हर इंसान ज़ाहिर सी बात है मुनफरिद है, पर ज़्यादातर वालिदैन फ्लॉड हैं, उनमें बहुत गलतियां हैं, वो इम्परफेक्ट हैं, वो अपने बच्चों को प्यार करना नहीं जानते। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी और उसका नाम होगा अनलव्ड चाइल्ड सिंड्रोम। वो ज़रूर आप देखिएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कॉमन है पाकिस्तान में अनलव्ड चाइल्ड सिंड्रोम। मैंने इस वीडियो में आपको सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, 3, 4, वैसे ही मुझे नसीहतें करना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं करती नसीहतें। मेरा काम ही, मेरी जॉब में नसीहत है ही नहीं। मेरी जॉब में सिर्फ इनसाइट्स हैं, सजेशंस या एडवाइस या सॉल्यूशंस नहीं हैं। बहुत छोटा सा हिस्सा है इन चीज़ों का, पर वो बहुत छोटा माइनर है, बहुत माइनर हिस्सा है। ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टेंस है, प्रोसेस करना, फील करना, ज़िंदगी जो लाइफ है ना, उसकी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना, अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना, उनको ओन करना और उन्हें बेहतर तौर पर समझना। क्योंकि अगर नेचर ने हमें इतना वल्नरेबल बनाया है ना, कि जहाँ पर हम जब दुनिया में आते हैं तो हम इतने कमज़ोर होते हैं कि अपने वालिदैन पर फुली डिपेंडेंट होते हैं, तो नेचर ने हमें ये क्वालिटी भी दी है, ये खसूसियत भी दी है कि हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करने की ताकत रखते हैं। हम जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी स्टोरी है, उसको चेंज करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, नेचर जब आपको वल्नरेबल करती है तो उसका सोल्यूशन भी देती है, उसका आपको एंटी भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमें बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया है। हम अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, हम उनकी बेहतर समझ ले सकते हैं, लेकिन ट्रॉमा को हील करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो लाइफ है वो बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाएगी। उसे हील करने का मतलब है अपनी स्टोरी जानना, समझना। जो आपके फोर फादर्स हैं, जिनका ना सिर्फ आप डीएनए कैरी कर रहे हैं, बल्कि सारे बिहेवियर्स, थॉट पैटर्न्स, परसेप्शन सब कुछ कैरी कर रहे हैं आप, उन सबको समझना, ओन करना, ग्रीव करना, यही हीलिंग है, यही ट्रॉमा की हीलिंग है। मैं वीडियो को ख़त्म करने लगी हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी आपको, और वो ये है कि जब भी आप अपने पेरेंट्स के बारे में जानना शुरू करोगे ना, और जब भी आपको अपनी फैमिली की जो डिसफंक्शनैलिटी है उसका अंदाज़ा होगा, तो आपके दिल में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत हेट और एंगर आएगा। आने दीजिए, हेट और एंगर को आने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर मामले के दो पहलू होते हैं, एक होता है लॉजिकल, एक होता है इमोशनल। लॉजिकल आपसे कहता है कि आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता था, वो अनअवेयर थे। लेकिन इमोशनल कहता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे वो बचपन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, मेरे बहन भाइयों से मुझे कंपेयर किया गया, मेरे कज़न्स से या मेरे फ्रेंड्स से, मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस तोड़ा गया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो आपको गुस्सा आएगा, आपको हेट आएगा, और उससे भागना आपको हील नहीं होने देगा। तो आपको बड़ा खूबसूरत सा एक बैलेंस रखना होता है लॉजिक और इमोशन में, कि इमोशन जो है वो हेट और एंगर है, आप उसको टाइम देते हैं, आप अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करते हैं, थेरेपी में गुस्सा करते हैं, राइटिंग जब आप लिख रहे होते हैं, जर्नलिंग करते हैं, आप उसमें गुस्सा करते हैं, आप अपने अंदर अपने सेल्फ टॉक में गुस्सा करते हैं, आप अपने एंगर का भरपूर इजहार करते हैं, लेकिन आप लॉजिक का दामन थामे रखते हैं कि उन्हें नहीं पता था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स का जो पेन है उसे कैरी नहीं करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स का पेन उनके पास ही छोड़कर जाने वाला हूँ। ये उनका पेन है, वो संभालेंगे, ये मेरा पेन नहीं है।
और जब आप थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को उनसे सेपरेट करने लगते हैं और उनकी जानिब जो आपके अंदर हेट है, एंगर है, आप उसका इजहार करने लगते हैं, आप उसे एक्नॉलेज करने लगते हैं, तो वो जो हेट एंगर आपने अपनी तरफ इंटरनलाइज किया होता है ना, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से तो हेट नहीं कर सकते, आप उनको तो गुस्सा नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है पेरेंट हैं वो, आप सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट हो उन पर, तो आपने सारा एंगर, सारा हेट, सेल्फ ब्लेम इंटरनलाइज कर लिया आपने। तो थोड़ा सा आपने जो आपका एंगर है, हेट है, उसको सरफेस पर आने देना है, शिकायत करनी है। पेरेंट्स से नहीं कर सकते आप, और करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ नुकसान है। आपने उस इमोशन को अपने ही अंदर प्रोसेस करना है, आपने उसको थेरेपी में प्रोसेस करना, उसका इजहार करना है। बहुत सी बार होता क्या है कि जब पेरेंट के लिए कोई हेट या एंगर आता है तो आप डर जाते हैं कि यार वो मेरे वालिदैन हैं, मैं कैसे उनसे हेट कर सकता हूँ, मैं कैसे उनसे नफ़रत कर सकता हूँ, मुझे कैसे उन पर गुस्सा आ सकता है। लेकिन वो इमोशंस हैं, उनको आने दें, क्योंकि जब वो इमोशंस आप प्रोसेस नहीं करेंगे ना, तो आप अपने आप से नफ़रत करेंगे, आप अपने आप पे गुस्सा सारा निकालेंगे। और मुझे जब लाइफ में इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से हेट भी कर सकता है और वो उनकी तरफ एंग्री भी हो सकता है, तो मैंने एज अ मदर अलाउ किया अपने बेटे को, कि अक्सर वो मुझे बोलता है कि मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है, आप मुझे क्यों मना कर रही हैं। तो मैं उसे कहती हूँ कि मैं तुम्हारे एंगर की रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर इसका ये रीज़न है, मैं तुम्हें मना इसलिए कर रही हूँ। या फिर अक्सर वो अपने हेट का इजहार करता है कि उसको नहीं पसंद आया मेरा उस पर पाबंदी लगाना, या फिर उसको नहीं पसंद आ रही मेरी फ़लाँ बात, तो मैं उसके उस हेट की, उसकी रिजेक्शन की, उसके एंगर की रिस्पेक्ट करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, पहले तो जाहिर सी बात है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की, हम तो अपनी अम्मी के सामने नज़रें नहीं उठा सकते थे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारी इस फलां बात पे गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो पहले तो खैर जाहिर सी बात है मुझे भी नहीं था समझ इस बात की, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जब मुझे समझ आई तो मैंने उसके नेगेटिव इमोशंस को भी वेलकम करना स्टार्ट किया, कि वो अपने एंगर का इजहार कर सके, क्योंकि उसको सारी मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, उसको मेरी कुछ बातें बुरी लगती हैं, और उसे उस एंगर को हेल्दी वे में बेहतर तौर पर एक्सप्रेस करने की पूरी इजाज़त है। क्योंकि मैं और मेरा बेटा वो मेरा एक्सटेंशन नहीं है, वो मेरी ईगो उसके साथ नहीं जुड़ी हुई, मेरी ईगो अलग है, वो अलग है, वो एक इंडिविजुअल है। मैंने उसको पैदा किया तो उसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसको ख़रीद लिया, वो मेरा ग़ुलाम हो गया और अब वो मेरा नौकर बना रहेगा और वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो आपको अपने बच्चे से जो आपकी ईगो है वो सेपरेट करना, वो जो एक एक्सटेंशन आप अपने बच्चे को समझते हैं वो अलग करना, ये नेक्स्ट लेवल, ये काफ़ी मुश्किल और एडवांस लेवल है पेरेंटिंग का। आपको पहले अपने अंदर जो आपका इनर चाइल्ड है ना उसको हील करना होगा, क्योंकि अगर आपका इनर चाइल्ड ज़ख्मी है, आप दुखी हैं, गुस्से में हैं, आपको हेट है अपने आप से, सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ ब्लेम, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते जो मैंने अभी आपको बताया कि आप उसके हर इमोशन को वेलकम कर रहे हो ही नहीं सकता भाई। आपको अंदर पहले वो जो आपका इनर चाइल्ड टॉक्सिसिटी लेकर बैठा हुआ है ना अपने पेरेंट्स से, पहले आपको वो हील करना होगा। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका इनर चाइल्ड गुस्से में है, हेट में है, ब्लेम करना चाहता है पेरेंट्स को थोड़ा सा, तो उसको एक स्पेस देकर ब्लेम करने दीजिए। तो यही मैं इस वीडियो में कहना चाह रही थी। बाकी वो जो मेरी वीडियो है ना अनलव्ड चाइल्ड सिंड्रोम, उसमें मैं थोड़ा सा वजाहत में जाऊँगी पेरेंटिंग पर और मोहब्बत पर, बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन इसको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सोल्यूशन हर किसी के लिए मुनफरिद है, जनरल सोल्यूशंस तो हर जगह होते हैं, AI पर जाकर देखिएगा मिल जाएंगे आपको। मेरा मकसद उस कॉम्प्लेक्सिटी को और अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करना था जो मेरे पास, जो मैंने ख़ुद किया अपनी लाइफ में। मैं ख़ुद एक माँ हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि मैंने कितने ब्लंडर्स किए हैं और कितनी गलतियाँ की हैं, लेकिन इस बात की रियलाइजेशन मुझे नहीं पता कि बाकी पेरेंट्स को होती है या नहीं होती, और उनको रियलाइज़ करवाना मेरी जॉब है भी नहीं, ये मेरा काम नहीं है। हर इंसान खुद ही अपने टाइम पर रियलाइज़ कर लेता है चीज़ों को। तो बस यही कहना था मुझे फ़िलहाल टॉक्सिक पेरेंट्स पर। आप चाहें तो इंटरनेट पर जाकर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे तो बस अपने इमोशंस, अपने ओपिनियन शेयर करने थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।